देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 26 दिसंबर की शाम देशवासियों के लिए एक शोक की लहर बनकर आई थी। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी आखिरी सांस ली थी और इसी को लेकर दिल्ली के एम्स अस्पताल ने एक मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया है, जिसमें यह जानकारी दी गई कि पूर्व प्रधानमंत्री को शाम को ही सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद शाम तकरीबन 8 बजे के आसपास उनको दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया और उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे उनका इलाज किया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका और रात तकरीबन 9:21 पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस दिल्ली के एम्स अस्पताल में ली और इसी के बाद कहीं ना कहीं पूरा देश शोक की लहर में डूब गया। आपको यहाँ बता दें कि 27 दिसंबर की सुबह उनका पार्थिव शरीर उनका जो निवास है दिल्ली में 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग वहां पर रखा गया, जिसके बाद हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। लोग उनके घर के बाहर, उनके निवास के बाहर लोगों का तांता लगना शुरू हो गया, क्योंकि उनकी शख्सियत ही ऐसी थी, चाहे उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी क्यों ना हो, उनके बारे में कभी भी किसी ने पर्सनल अटैक नहीं किया। यहाँ पर आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और इसके साथ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे और इसके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को आखिरी श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ आपको जानकारी दे देते हैं कि जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा वो 28 दिसंबर को होगा और ये जानकारी कांग्रेस मुख्यालय की तरफ से दी गई है। कांग्रेस ने ये जानकारी दी है कि कल सुबह 8 बजे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा, जिसके बाद 8 से 9:30 बजे के बीच उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में ही रखा जाएगा, ताकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनके चाहने वाले हैं, उनके आखिरी दर्शन कर सकें और उसके बाद 9:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। मंत्री असीम अरुण जो पूर्व में IPS रहे और SPG में बतौर 3 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के साथ में उन्होंने सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली थी और अरुण जो असीम अरुण है, जो बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति जरूर हुई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो सरल और मृदुभाषी थे और तमाम आधुनिक चीज़ों से वो दूर रहना चाहते थे, साथ ही साथ उन्हें पढ़ना लिखना और किताबों का बहुत शौक था। ऐसे में असीम अरुण जो बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, पूर्व में IPS रहे, वो कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो छवि है वो बेहतर और बहुत कुछ बतलाने वाली है। असीम अरुण का कहना है कि जिस तरह से मनमोहन सिंह सादगी से भरे थे, साथ ही साथ उनकी सादगी के हर कोई कायल रहा। सुरक्षा में 3 साल असीम अरुण एज ए IPS मौजूदा बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, वो कहते हैं कि जब SPG उनकी सिक्योरिटी में थी तो वो अपनी 800 कार से बैठकर घूमना पसंद करते थे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से SPG के प्रमुख रहे असीम अरुण और उनकी टीम ने उनको बताया कि इस 800 कार में सुरक्षा के लिहाज से मानक ठीक नहीं है। ऐसे में आपको प्रधानमंत्री वाली गाड़ी ही सुरक्षा के लिहाज से ठीक है। तो ऐसे में एक बात साफ हो जाती है कि उनकी सादगी इस बात को साबित करती है कि जिस तरह से उन्होंने अर्थ के मामलों में जानकारी थी, तो देश को बहुत कुछ उन्होंने दिया भी। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK न्यूज, लखनऊ। बीड़ के सरपंच हत्या मामले में सियासत तेज, विपक्ष ने उठाया गंभीर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी रिपोर्टर और मैं हूं इरशाद अहमद।
आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बीड जिले के मासाजोग ग्राम पंचायत के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से जुड़े मामले की, जिसने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। 9 दिसंबर को दोपहर में मसाजोग ग्राम पंचायत के सरपंच संतोष देशमुख का अपहरण होता है और फिर कुछ ही घंटे बाद उनका शव बरामद होता है। ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस के अनुसार यह हत्या कथित तौर पर एक पवन ऊर्जा परियोजना में जबरन वसूली रोकने के कारण हुई थी। बताया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए की वसूली की मांग की गई थी और जब सरपंच ने इसका विरोध किया तो उनकी जान ले ली गई। इस घटना के बाद विपक्ष ने राज्य सरकार और गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि मामले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने धनंजय मुंडे को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। गांव वासियों के साथ विपक्ष न्याय की मांग कर रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने इसकी जांच सीबीआई से करवाने के आदेश दिए थे और गुरुवार को सीआईडी जांच शुरू हो चुकी है, टीम पहुंच चुकी है। वहीं बता दें कि 28 दिसंबर को सर्वपक्षीय मोर्चा निकालने के ऐलान के बाद अब सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि इस मामले में विष्णु चाटे सहित 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की दबिश से बाहर बताए जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दामनिया ने भी इस मामले को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हत्या का मास्टरमाइंड वाल्मीकि कराड़ है, जो धनंजय मुंडे का करीबी बताया जा रहा है। इस विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और धनंजय मुंडे के बीच मुलाकात हुई। राजनीति और इससे गर्मा गई है। हालांकि मुंडे का कहना है कि ये मुलाकात महज संयोग था, क्योंकि दोनों की बैठक सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक समय में थी। विपक्ष इस मामले में जल्दी न्याय की मांग कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच होनी है तो मुंडे को मंत्री पद से हटाना होगा। क्या बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख को न्याय मिल पाएगा और क्या महाराष्ट्र सरकार इन आरोपों से खुद को बचा पाएंगी? ये बड़े सवाल है। ये देखना बेहद अहम होगा। इस मामले से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहे सिटी रिपोर्टर के साथ। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जगह 24/7 न्यूज, मुंबई। खनौरी मोर्चे पर पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का मरणव्रत आज 32वें दिन में दाखिल हो गया है। लेकिन इसी बीच सबसे गंभीर मुद्दा ये है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अब पानी ग्रहण करना भी छोड़ दिया है। पिछले 32 दिन से वो पूरी तरीके से अनाज को ग्रहण नहीं कर रहे और उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही थी। लेकिन कल अचानक से डल्लेवाल ने पानी ग्रहण करना भी छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि अब वो पानी भी नहीं पिएंगे जब तक केंद्र सरकार उनके मुद्दों पर, उनकी मांगों पर विचार नहीं करती। जाहिर सी बात है कि उनकी सेहत लगातार चिंताजनक बनी हुई है। लेकिन इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर सुनवाई की और उन्होंने डल्लेवाल को हॉस्पिटल में शिफ्ट ना किए जाने और मेडिकल उपचार में हो रही देरी को लेकर पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने आज साफ कहा कि पंजाब सरकार कहीं ना कहीं डल्लेवाल की सेहत को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है और इसके लिए उनके खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट का केस चलाने की तैयारी भी की जा रही है। क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को ये ऑर्डर किए थे कि डल्लेवाल को तुरंत मेडिकल सहूलत दी जाए और उनका जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाए। लेकिन डल्लेवाल के इनकार के बाद पंजाब सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कल इस पूरे मामले पर एक बार फिर सुनवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कल सुनवाई के दौरान वो ऑनलाइन सीधे जगजीत सिंह डल्लेवाल से भी बातचीत करेंगे और ये पहली बार ऐसा होगा जब किसी भी प्रदर्शन के दौरान किसी प्रदर्शनकारी या फिर जो आमरण अनशन पर जगजीत सिंह डल्लेवाल बैठे उनसे सुप्रीम कोर्ट के जज सीधे तौर पर बातचीत करते हुए नजर आएंगे। और कल की सुनवाई के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि डल्लेवाल से बात करने के बाद ही वो अगला आदेश सुनाएंगे। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद पंजाब सरकार को लेकर क्या कुछ नए ऑर्डर दिए जाते हैं। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, चंडीगढ़।
संभल हिंसा के बाद लगातार जिला प्रशासन जो है एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसके चलते जो संभल में जामा मस्जिद के सामने जो खाली जगह पड़ी हुई थी, अब उसमें एक पुलिस चौकी बनेगी। वो करीबन 300 वर्ग मीटर में इस चौकी का निर्माण होगा और इसी के साथ साथ इस पुलिस जो चौकी का नाम है, उसका जो नाम होगा वो सत्यव्रत पुलिस चौकी होगा। इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार जो मुस्तैद नजर आ रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से जो तमाम जो पुलिस बल वहाँ पे तैनात किया गया है, साथ ही साथ जो महिला सिपाही हैं उनकी भी वहाँ पर तैनाती गई है। कहीं किसी प्रकार की कोई जो कहीं लापरवाही ना हो और साथ ही साथ किसी प्रकार का कहीं विरोध उत्पन्न ना हो, इसको लेकर जो जिला प्रशासन ने सुरक्षा के जो कड़े इंतजामात किए हैं। साथ ही साथ आज आपको बता दें कि वहाँ पर जो ये पुलिस चौकी बनेगी, वहाँ पर जो खुदाई का कार्य है वो भी जो प्रारंभ हो चुका है और जो जुमे की नमाज हुई थी उसके बाद से लगातार जिला प्रशासन ने इस पर जो बड़ी तेज़ी से काम जो स्टार्ट कर दिया है और लोगों से ये अपील भी की है कि चूँकि शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम रखें। चूँकि जहाँ पर इस पुलिस चौकी का निर्माण होगा, जामा मस्जिद के ठीक सामने वहाँ पर जो मिश्रण आबादी है, वहाँ दोनों समुदाय के लोग वहाँ पर रहते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए एक पुलिस चौकी का वहाँ पर जो है निर्माण कराया जा रहा है। इसको लेकर जो तमाम जो तैयारियां हैं लगभग वो पूरी की जा चुकी हैं और साथ ही साथ जो सामाजिक जो वैसे लोग हैं, धर्म सभी जो धर्मों के लोग हैं, उनसे भी जो है शांति व्यवस्था कायम रखने के जो है अनुरोध किया जा रहा है, कहीं किसी प्रकार का कोई विरोध उत्पन्न ना करे। इसी के साथ साथ जो लगातार जो जिला प्रशासन है वहाँ पर ये का साफ तौर पर यह कहना है कि जो ज़मीन है ये राजस्व विभाग की है, इस पर राजस्व कर रहा है। इसी के साथ साथ जो एक व्यक्ति इस जो पुलिस की जो वहाँ चौकी जहाँ निर्माण हो रहा है उस जगह को अपनी होने का भी जो दावा कर रहा है, लेकिन अब इस चौकी के वहाँ बनने से ये साफ है कि जो सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो मजबूत होंगे और ये पहली बार हो रहा है इसी की संबल में जो जामा मस्जिद है उसके ठीक सामने एक जो पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, जिसका नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी रखा जाएगा। J24 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। आज मैं हूं धनराज गर्ग और आज बात करेंगे मौसम की, क्योंकि उत्तराखंड का जो मौसम है वो लगातार बदला बदला नज़र आ रहा है। क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही चेतावनी जारी की गई थी कि आने वाले समय में उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है और मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। और जो कि भविष्यवाणी मौसम विभाग की तरफ से की गई थी वो कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देर रात से ही उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो मैदानी क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश के साथ ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि तापमान कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कई जिलों में यदि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो तापमान -डिग्री में पहुंच चुका है और यदि मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो कहीं ना कहीं कोहरा भी लगातार छाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज सुबह से ही कहीं ना कहीं उत्तराखंड के तमाम जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें कोहरा छाया हुआ है। आज सुबह से ही सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड का मौसम है और इस ठंड में कहीं ना कहीं सर्दी का प्रकोप जो है लगातार देखने को मिल रहा है। और वहीं देखिएगा कि जो कोहरा पड़ रहा है उससे कहीं ना कहीं वाहन चालकों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो वाहन है वो बड़ी ही धीमी गति में चल रहे हैं, यानी कि कीड़ी की चाल वो वाहन चलते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं देखिएगा कि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी कहा गया है कि आने वाले समय में जो ठंड है वो और अधिक बढ़ती हुई नजर आएगी और इसके साथ ही कहीं ना कहीं लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता भी है, क्योंकि उत्तराखंड को एक पर्यटन नगरी कहा जाता है और यहाँ पर पर्यटक लगातार दूर दूर से आते हैं और जो पर्यटक उत्तराखंड आते हैं तो वो कहीं ना कहीं बर्फ का दीदार करना चाहते हैं और उससे कहीं ना कहीं उनके चेहरे खिले हुए नजर आते हैं और उसके साथ ही जो व्यवसायी हैं उनके भी चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब पर्यटक उत्तराखंड आते हैं तो कहीं ना कहीं जो व्यवसायी हैं उनके चेहरे इसलिए खिलते हैं क्योंकि उनकी जो आजीविका है वो पर्यटकों पर टिकी हुई है और पर्यटकों के आने से कहीं ना कहीं उनका जीवन यापन होता है, क्योंकि जो कमाई वो करते हैं उससे ही कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन करते हैं। तो इससे कहा जा सकता है कि एक और तो जहां व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं, पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, किसानों के भी कहीं ना कहीं चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी होने से कहीं ना कहीं उनकी जो फसलें हैं उसको लाभ जरूर मिलता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरह का मौसम बनता है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ
तरफ से लगातार चेतावनी पे चेतावनी जारी की जा रही है और इसके साथ ही शीतकाल का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि एहतियात बरतने की आवश्यकता है। ऐसी ठंड में घर से बाहर ना निकले, यदि अति आवश्यक हो तो तभी घरों से बाहर निकले। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों से है। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरने के लिए तैयार है। वही विपक्ष कांग्रेस भी इस चुनाव में जो निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। वही इस बार कहा जा रहा है कि इस बार जो है निकाय चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होगा। इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि इस बार के जो नगरीय निकाय चुनाव है वो बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। इसको लेकर के अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो कहीं न कहीं इस घोषणा के बाद जो है लगभग तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि इस बार के निकाय चुनाव 7 जनवरी के बाद कभी भी प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है, जिसको लेकर के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम होना था 10वीं और 12वीं को, उसके चलते जो है जल्दी कराने की बात की जा रही है। इस बार जो है चुनाव जो है बैलेट पेपर से होगा। वहीं ये भी कयास लगाया जा रहा था कि निकाय चुनाव जो है ईवीएम मशीन के द्वारा होगा, जिसके चलते लेट लटपटी हो रही थी, जिसके चलते निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर से निर्वाचन में चुनाव कराने का जो है निर्णय लिया। तो कहीं ना कहीं अब ये निकाय चुनाव का बिगुल जो है कभी भी 7 जनवरी के बाद, कभी भी आचार संहिता लगने के बाद बिगुल बज सकता है। कांग्रेस भाजपा दोनों ही पार्टी जो है जोरों से तैयारी पे लगी है। आपको बता दें कि प्रदेश में 169 से ज़्यादा निकाय सीट है जिस पे चुनाव होंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही तैयारी में जुड़ गए हैं। और पिछले बार की हम बात करें तो ये 169 से ज़्यादा जो निकाय चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस की जो संख्या है निकाय में वो ज़्यादा है। और इस बार सरकार बदली है तो शायद ऐसा देखा माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी टक्कर देना पड़ेगा, क्योंकि अधिक से ज़्यादा निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ी संख्या में जीत मिली है। अब देखना ये होगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो निकाय चुनाव होंगे उसमें किसको बड़ी बहुमत मिलती है, किसका जीत होता, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चुनाव को लेकर के दोनों पार्टियाँ अपने अपने स्तर पर लगे हैं, प्रशासन भी लगी हुई है। अब ये चुनाव कब होगा ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू राही, JK 24 न्यूज़, रायपुर। इस वक्त हम लोग लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पे मौजूद हैं और यहाँ पे सन्नाटा है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। कांग्रेसी उदास ज़रूर यहाँ नज़र आ रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता और नेता उदास हैं। लोगों ने यहाँ से प्रस्थान किया है दिल्ली में ताकि उनकी अंतिम यात्रा में वो शामिल हो सकें। डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश के विकास में भी रहा है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा है कि जब भी हमें कोई भी विकास की निधि की ज़रूरत होती है, योजनाओं की ज़रूरत होती थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उसको स्वीकृत कर देते थे। आप इस वक्त देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी में उदासीन माहौल है, लोग चारों तरफ सन्नाटे में नहीं, और ख़ास तौर पे जो फ्लैग्स है कांग्रेस का वो भी बिल्कुल डाउन कर दिया गया है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 10 दिन का शोक का जो है निर्देश दिया गया है। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता और बड़े नेता शोक में रहेंगे और ख़ास तौर पे वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 7 दिन का शोक दिवस की घोषणा कर दी है। तो एक बहुत बड़ी क्षति है। तमाम नेता, विपक्ष के नेता और ख़ास तौर पे विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता सब गमगीन है डॉक्टर मनमोहन सिंह के ये जो इस तरह का निधन हुआ है। 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। पूरे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में सन्नाटा है, लोग शोक में हैं, क्योंकि जब वित्तीय संकट भारत में छाया था तो यही पूर्व वित्त मंत्री उस वक्त के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस पोजीशन देश की सही की थी, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा योगदान विपक्ष के नेता भी मानते हैं और सत्ता पक्ष के भी नेता मानते हैं। वो कांग्रेसी रहे और सदैव कांग्रेसी रहे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। कैमरामैन किशन के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़।
है।